मेरा शौहर फौत हुआ तो बेटी सदमे से बेहोश हो गई। डॉक्टर को बुलाया तो वह बोला आपकी बेटी 4 माह से हामला है। यह खबर सुनकर मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरी बेटी बगैर निकाह के कैसे माँ बन सकती थी। मैंने उसे झिंझोड़ कर पूछा कि बता सब किसने किया, तो वह अपने मरे हुए बाप की तरफ इशारा करती। मैं उसका अबॉर्शन करवाने के लिए उसे अस्पताल ले जाने लगी तो बेटी मुझे एक बंगले पर ले गई। मैं अंदर दाखिल हुई तो सामने बैठे शख्स को देखकर मेरा कलेजा मुंह को आ गया, क्योंकि वह तो मेरा मैं पीछे दीवार के साथ टेक लगाए बैठी थी और बड़े ही गौर से फरहत को देख रही थी। मुझे वह ठीक नहीं लग रही थी। बार बार दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, लेकिन मैं मुसलसल इस ख्याल को झटक रही थी। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, यह मेरा वहम है। वो गैर शादीशुदा है और ऐसी हालत तो किसी शादीशुदा औरत की होती है। जब मुसलसल एक ही बात मेरे दिमाग में जड़ पकड़ गई, तब मैंने लाहौल वाला कुव्वत पढ़ना शुरू कर दिया कि मुझे ऐसे नहीं सोचना चाहिए, मगर फरहद वो उसका बाप है तो क्यों एक जानिब चुपचाप खामोशी से बैठी है। वो रो नहीं रही थी, बस सहमी हुई सी बैठी थी। यह भी एक बहुत बड़ा सवाल था, क्योंकि जिनके बाप मरते हैं वह खामोशी से बैठकर मयते नहीं देखा करते, बल्कि धाड़े मार मार कर रोते हैं। अभी कुछ महीने हुए थे जब से वह दोनों बाप बेटी हमारे मोहल्ले में आकर शिफ्ट हुए थे। बाकी मोहल्ले वालों के साथ उनकी इतनी बातचीत नहीं थी, मगर चूंकि मेरे और उनके घर की दीवार एक ही थी तो हम दोनों अक्सर औकात बातें वगैरह कर लिया करते थे। शुरू शुरू में वह मुझे बड़ी चुपचाप लगती थी। मैं उससे बातें करती रहती और वह कोई जवाब ही नहीं देती थी। कुछ दिन तो ऐसे ही चला, जिससे मुझे अपनी बेइज्जती सी महसूस हुई, लेकिन मैं थी सदा की मुहफ़्फ़ट, सो मैंने सीधे सादे अंदाज में पूछ ही लिया, देखो अगर तुम्हें मुझसे बात करना अच्छा नहीं लगता तो मैं तुमसे मुखातिब नहीं होती हूँ, मगर यूं खामोश रहती हो तो मुझे अपनी बेइज्जती लगती है। तब जाकर उसने इशारे से बताया कि वह बोल नहीं सकती और गूंगी है। यह बात सुनकर तो 2 रातें मुझे नींद ही नहीं आई। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई एक मर्तबा उसे देखता तो दोबारा नज़र जरूर डालता था, लेकिन किस्मत की सितम जरीफी की वह बोल नहीं सकती थी। मुझे उस पर बहुत ज्यादा तरस आया। खैर फिर उसके बाद भी मैं ही बातें करती थी। वो इशारों से मुझे कुछ बताने की कोशिश करती, मगर मुझे कभी भी उसकी कोई बात समझ नहीं आई। अलबत्ता मैं असबाब में सर जरूर हिला देती कि उसे बुरा ना लगे। मैं उसकी कोई भी बात समझ नहीं पा रही थी। अब जब उसके बाप की वफात हुई थी तब भी वह बड़ी संभली हुई लग रही थी, जिस पर मुझे हैरत तो हुई लेकिन मैंने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। दूसरी जानिब मोहल्ले की ड्रामेबाज ख्वातीन धाड़े मार मार कर रो रही थीं, जैसे बाप फरहद का नहीं उनका गया हो। उस पर मुझे हंसी तो बहुत आई, मगर अब क्या फौतकी पर बैठकर हंसती, सो खुद पर काबू कर लिया। जब जनाजा उठाने लगे तब भी मैंने देखा कि फरहद ने आगे बढ़कर एक मर्तबा भी उन्हें नहीं रोका और एक जानिब खामोशी से जैसे बैठी थी वैसे ही बैठी रही। उसकी आंखों के नीचे काफी हल्के पड़ हुए थे और कमजोर भी बहुत लग रही थी। उसे मैं डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, दिल ही दिल में यह सोचकर मैं घर की जानिब जाने लगी, क्योंकि जनाजा चला गया था। जैसे ही मैं दरवाजे में पहुंची तो पीछे एकदम से शोर मच गया और औरतें एक जगह जमा हो गईं। मैं भी तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वापस पलटी कि देखूं आखिर यहाँ हुआ क्या है, मगर जो देखा वो मेरी तवक्को के ऐन मुताबिक था। सामने फरहद बेहोश पड़ी थी, नीचे लटकी हुई थी। यह तो होना ही था, चाहे वह जितना भी गम बर्दाश्त कर लेती, मगर बाप का दुख तो दुख ही होता है। सब खड़ी बेचारी बेचारी कर रही थीं, मगर किसी ने भी इतनी जहमत नहीं की कि कहीं उसे डॉक्टर के पास ले चलें। सो मैंने पहले सोचा कि डॉक्टर को घर पर ही ले आती हूँ, फिर सोचा रहने देती हूँ, इन औरतों ने वहाँ भी इसे सुकून नहीं लेने देना, सो उसे क्लिनिक ही पर ले चलती हूँ। यह सोचकर 1-2 लड़कियों की मदद से उसे मैं क्लिनिक पर लाई, तो डॉक्टर ने उसे देखते ही अपना शुबा जाहिर कर दिया कि मुझे तो यह लड़की हामला लगती है। बाकी एक मर्तबा चेक भी कर लेती हूँ मैं। उसने चेक किया तो चौंक कर बोली यह तो 4 माह की हामला है और बच्चा भी कमजोर सा दिखाई दे रहा है। यह सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि जब से वहां से यहाँ पर आई थी
उसने कभी नहीं बताया था कि वह शादीशुदा है, या ऐसी भी कोई बात। मैंने उसे गैर शादीशुदा ही समझा था। लेकिन फिर यह 4 माह का बच्चा यह कहाँ से आ गया? वह अभी तक खामोश थी, जिसके पैसेंजर डॉक्टर ने उसे ड्रिप लगा दी और हिदायत दी कि जब ड्रिप खत्म हो तभी घर लेकर जाना, इससे पहले मत जाना। मैं भी खामोशी से वहीं बैठ गई। अगर इसका कोई और सहारा या रिश्तेदार होता उसे वहां छोड़कर चली जाती, मगर उस वक्त वो बेबस और मजबूर थी। भले वह गुनहगार भी थी, मगर मुझे उसकी मदद करनी थी। काफी देर बाद जब ड्रिप खत्म हुई तब जाकर फरहत की आंख खुली। मैं उसे वहां से घर ले आई। दिल में तरह-तरह के ख्यालात आ रहे थे, मगर मैं अभी फिलवक्त उससे पूछना नहीं चाहती थी, क्योंकि कुछ देर पहले ही तो उसके बाप का जनाजा यहाँ से उठा था। घर जाकर मैंने उसे एक नींद की गोली देकर सोने के लिए लिटा दिया और खुद अपने घर आ गई। अभी कुछ ही देर हुई थी मुझे अपने घर आए, जब हल्का हल्का शोर सुनाई दिया। वापस जाकर देखा तो वह जाग रही थी और बुरी तरह से घबराई हुई थी, गोया किसी डरावने ख्वाब से जागी हो। क्या बात है फरहत, ऐसे क्यों कर रही हो? कुछ चाहिए क्या? यह सुनकर वो मेरे गले लगकर बहुत रोई। मैंने उसे बामुश्किल चुप करवाया तो उसने दराज में से एक तस्वीर निकालकर मेरे सामने कर दी और उस पर हाथ मार मार कर इशारे करने लगी। मैं समझ सकती थी उसे अपने बाप की कमी महसूस हो रही है, तभी तो वह यह सब कुछ कर रही है। मैं उसे जितनी तसल्ली दे सकती थी देती रही। फिर उठकर उसे खाना भी अपने घर से ला दिया, जिसे खाने के बाद वह काफी हद तक पुरसुकून होकर वापस लेट गई। फिर मैंने उससे वही सवाल पूछा जो मेरे दिल में कितनी देर से कल बुला रहा था। उसे सुनाई साफ देता था। यह बात मैं जानती थी। सो तत मुझसे बात शुरू करते हुए कहा, जानती हो कुछ देर पहले तुम बेहोश हो गई थीं। उसने इस बात में सर हिलाया तो मैंने कहा, जानती हो डॉक्टर ने क्या बताया है? उस पर वो एकदम से परेशान हो गई, मगर साथ ही नफी में गर्दन हिलाने लगी। तो मैंने उसे बता दिया कि तुम 4 माह की हामला हो। यह सुनकर वह एकदम से सख्त में आ गई। उसके तासुरात देखकर मुझे साफ अंदाजा हो रहा था कि यह खबर उसके लिए नई है। वो नहीं जानती कि वह हामला है। क्या तुम शादीशुदा हो? मैंने अपने वहम को दूर करने के लिए पूछा। तो पहले वह रुक गई, फिर आहिस्तगी से नफी में गर्दन हिलाई। तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि पता नहीं कौन इस लड़की के साथ ज्यादती कर गया था। क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? मैंने आहिस्ता से पूछा। तो वह कुछ देर चुप रही। मैंने फिर पूछा, बताओ फरहत, क्या तुम अपने मुजरिम को जानती हो? अगर उसका पता चल गया तो हम तुम्हारे लिए लड़ सकते हैं। ऐसे तो जिंदगी नहीं गुजरेगी। देखो यहाँ पर तुम्हारे पास कमाने वाला भी नहीं, आगे बच्चा होगा, उसे कौन पालेगा? और तुम बताओ, क्या तुम इस दुनिया के भेड़ियों के दरमियान रहकर नौकरी करोगी? कैसे जी सकोगी तुम? जो भी उस बच्चे का बाप है, मुझे बताओ। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। हम उसे ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं जैसे जैसे बोलती जा रही थी, फरहत की आंखों से आंसू नदिया की सूरत बहने लगे। मैंने नरमी से उसके आंसू साफ किए और फिर पूछा, बताओ कोई इशारा तो दो। उसने कांपते हाथों के साथ अपने बाप की तस्वीर उठाई और उसकी जानिब इशारा करने लगी, जिसे देखकर मुझे लगा शायद वो कह रही है कि मेरा बाप मर गया है और तुम ऐसे ऐसे सवालात पूछ रही हो। मैं उसकी मदद करना चाहती थी, मगर तब तक यह सब कुछ मुमकिन नहीं था, जब तक वह अपने मुजरिम का नाम नहीं बताती। सो मैं गहरा सांस लेकर उठ गई और नरमी से कहा, चलो तुम आराम करो। किसी भी चीज की जरूरत हो तो थोड़ा शोर कर देना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। मैं जाने लगी तो देखा वो तब भी रो रही थी। पता नहीं वह बेजुबान लड़की मुझसे क्या कहना चाहती थी। मैं अपने घर आ गई। वहां एक और भी मोहल्ले वाली आई हुई थी और धीरे से मुझे कहने लगी, यह फरहत मुझे ठीक नहीं लगती। क्या मतलब? मैंने चौंक कर पूछा। हालांकि मैं उसके ठीक नहीं वाले मतलब को अच्छे से समझ पा रही थी, क्योंकि डॉक्टर के पास जाने और तस्दीक करने से पहले ही मुझे भी शुबा हो गया था कि वो हामला है। मुझे लगता है वो लड़की पेट से है। देख नहीं रही थीं क्या गिरी गिरी तबीयत थी उसकी? मैंने आहिस्तगी से कहा, तुम ठीक कहती हो।
डॉक्टर ने भी बताया है 4 माह की हामला है, मगर तुम किसी को मत बताना। और यहीं पर मुझसे गलती हो गई। अगर मैं चाहती कि वह यह बात किसी को ना बताए, तो पहले मुझे उसे यह सब कुछ नहीं बताना चाहिए था। मगर अब जो हो गया था उसे कौन रोक सकता था। मुझे नहीं मालूम कि कैसे, मगर 2 दिन के अंदर अंदर पूरे मोहल्ले को इल्म हो गया कि वो हामला है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी कि उसके हमल को 4 माह हो गए हैं। यह बात जब मेरे तक पहुंची तो मैं उस पड़ोसन के घर गई और गुस्से से पूछा, यह सब कुछ तुमने क्यों बताया? मजबूर और बेबस है, कोई उसके साथ जुल्म करके चला गया है, तो बचाओ उसका साथ देने के। तुमने पूरे मोहल्ले में भांडा फोड़ दिया है। अरे आज उसका राज नहीं रख पाई तो कल को तुम्हारा राज कौन रखेगा? मेरी बात पर शर्मिंदा होने की बजाय वो तल्खी से बोली, यह सब कुछ तो मुझे दिखा रही हो। यह सोचो अगर उसी ने खुद से बदकारी की हो तो फिर बताओ क्या जवाब है तुम्हारे पास? हमारे घरों में भी बेटियां हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा? बस मैं नहीं रहने दूंगी। उसे इस मोहल्ले में रहना है तो कहीं और जाकर रहे। कुछ महीने पहले यह दोनों बाप बेटी कहाँ से आए ना किसी को पता, ना ही खैर खबर। और अब सुनने को मिल रहा है कि वो हामला भी है। जाओ तुम अपना इलाज करवाओ और उससे दूर रहो। यह ना हो तुम्हारी नेकियां तुम्हारे ही गले पड़ जाए। वो काफी खराट औरत थी, मैं उसके साथ बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती थी। सो खामोशी से बगैर कुछ कहे वापस आ गई। मैं काफी परेशान थी और खुद को बार बार कोस रही थी, क्योंकि यह सब कुछ जो भी हुआ था मेरी वजह से हुआ था। ना मैं किसी को बताती और ना पता चलता, बस खामोशी से उसका हमल गिरा देती, या इस अरसे में किसी को भी पता ना चलने देती। एक तो वह बहुत मासूम सी लड़की, मुझे अपना आप उस लड़की का मुजरिम लग रहा था। कहाँ मैं उसकी मदद करने चली थी और कहाँ उसे मुश्किल में डाल दिया। शाम तक मैं उसी सोच में मगन थी, जब अचानक मुझे फरहत के घर में काफी शोर शराबा सुनाई दिया। भागकर दीवार से देखा तो मोहल्ले वाले उसके घर में जमा थे। मैं जल्दी से उसके घर गई तो सभी मोहल्ले वाले बावले हो रहे थे। उसे कह रहे थे अभी और इसी वक्त यह मोहल्ला छोड़कर चली जाओ। हम तुम जैसी बदकार लड़की को कभी भी अपने मोहल्ले में नहीं रहने देंगे। ना आने का पता है ना जाने का, ना जाने माजी कैसा है तुम्हारा। वो लोग तो उससे भी ज्यादा सख्त सख्त बातें कर रहे थे। मैंने सबको पुरसुकून करने की कोशिश की और कहा कि हम मिलकर इसका मुजरिम ढूंढते हैं, मगर मोहल्ले वाले उल्टा मुझ पर गिर पड़े और कुछ ही देर में यह फैसला कर लिया कि तुम जो इसकी ज्यादा हिमायती बन रही हो, गुनाह की तरगीब दे रही हो, तुम्हारा भी इस मोहल्ले में रहना ठीक नहीं है। इसी के साथ यहाँ से चली जाओ। मैं एकदम हक्का बक्का रह गई और उन्हें समझाने की जितनी कोशिश करती वो उतना ही मुझ पर चढ़ रहे थे। मैं पिछले 10 साल से यहाँ रह रही हूँ, आप लोग मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते, मैंने चीखते हुए कहा। तो उन्होंने मेरे शौहर को मारना शुरू कर दिया, मेरे घर का सामान उठा उठाकर घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। एक ही लम्हे में वह बरसों से जानने वाले मोहल्लेदार मुझे अपने जानी दुश्मन नजर आने लगे। मैं फरहत की मदद करते करते खुद अजाब में पड़ गई थी। शाम तक हम सब वहां से चले गए। मैंने फरहत को भी अपने साथ ले लिया। अब उसकी खातिर दरबदरी बर्दाश्त की थी, तो अब मैं उसकी पूरी मदद करूंगी। इस सोच को अच्छे से दिमाग में बिठा लिया। हम सब गली में खड़े हुए थे। मैंने अपनी बहन को फोन कर दिया था कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। बस हम रिक्शे का इंतजार कर रहे थे, तभी उस गली में एक बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। स्याह रंग की ऐसी गाड़ी उस पूरे मोहल्ले में किसी के पास नहीं थी। उस गाड़ी में से एक औरत और मर्द बाहर निकले और तेजी से फरहत के पास जाकर उससे कुछ पूछने लगे। वह हमसे थोड़ी अलग खड़ी थी, सो उन लोगों की बातें हम नहीं सुन पा रहे थे। सारे मोहल्ले वाले अपने अपने घरों से बाहर ही निकलकर खड़े थे, ताकि हमें वहां से भेजकर ही वह दोबारा अपने घरों में जा सकें। वो मुझे भी इतनी आसानी से वहां से नहीं निकाल सकते थे, अगर मेरा घर किराए का ना होता। उन्होंने मालिक मकान को अच्छी खासी धमकियां दी थीं कि अगर उसने यह घर खाली नहीं करवाया तो अंजाम का जिम्मेदार वो खुद होगा। सो उसने ही हमें वहां से निकल जाने का बोला था। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं था।
लेकिन जब वह बड़ी गाड़ी वाली औरत और मर्द फरहत से बात करने लगे तो सब मोहल्ले वालों को साफ सूंघ गया। साफ दिखाई दे रहा था कि उनकी सगी बेटी गुम हो चुकी है। चलो हमारे साथ चलो। यह वो वाहिद जुमला था जो उस मर्द ने फरहत से कहा और हमें सुनाई दिया था, मगर उसने जाने से इनकार कर दिया। साथ मेरी जानिब इशारे से कुछ कहा तो वह औरत शायद समझ गई थी। तभी उसने मुझे और मेरे बच्चों को भी गाड़ी में बैठने का बोला। जब फरहत भी गाड़ी में बैठ गई तो वह औरत गुस्से से बोली, यह जो कुछ तुम लोगों ने किया है, याद रखना मैं तुम सब पर एफआईआर दर्ज करवाऊंगी। जब तुम्हें तुम्हारे घर से यूं पुलिस लेकर जाएगी तभी इतने ही पुरसुकून रहना समझ रहे हो ना तुम सब। उस औरत की बात पर अब भी वहां सन्नाटा था। फिर एक दो आदमी आगे बढ़े और कहा कि फरहत को उतार दें, हमें कोई मसला नहीं है इसके यहाँ रहने से। हम तो बाकी सबकी बातों में आ गए थे। उनकी देखा देखी और लोग भी घबराकर फरहत को वहां रहने के लिए कहने लगे, मगर वो औरत पहले से ज्यादा गुस्से में आ गई और कहा कि अब फरहत औरत नहीं उतरेगी, सिर्फ पुलिस ही उतरेगी। चलो यह तो बदकार थी, तो इस बेचारी औरत का क्या कसूर था जिसे निकाल रहे हो तुम सब लोग। उस औरत ने मेरी जानिब इशारा किया तो मैं हैरान रह गई। यानी खड़े खड़े ही फरहत ने उसे पूरी बात भी बता दी थी, मगर वह कौन थी यह सोच सोचकर मेरा तजस्सुस बढ़ता ही जा रहा था। लोगों ने एकदम से हंगामा शुरू कर दिया कि वह नहीं जाने देंगी, मगर वह औरत जो भी थी बेहद दलेर थी। वहीं उसने पुलिस को फोन मिला दिया और लाउड स्पीकर ऑन करके बात करने लगी। साथ ही यह भी पुलिस को बताया कि फला मोहल्ले के लोग उसे डरा रहे हैं और रास्ता बंद कर रखा है। तो क्या चाहती है मैडम आप, हम वहां आ जाए? अगर हालात कंट्रोल नहीं हो रहे तो इस औरत ने एक आबरू उचककर मोहल्ले वालों की जानिब देखा। बस इतना करने की देर थी। जो काफी देर से नाक पर दम किए हुए थे एकदम ही पीछे हट गए और जगह छोड़ दी। उस औरत ने तंजिया मुस्कुराहट मोहल्ले वालों की जानिब उछाली और पुलिस अहलकार को यह कहकर फोन रख दिया, अभी इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी बता दूंगी। उसके बाद हम चल पड़े। मैं नहीं जानती थी कि वह औरत कौन है और हमें कहाँ पर लेकर जा रही है। मुझे लगा था वह फरहत के रिश्तेदार है। तभी हम सब भी सुकून से बैठे हुए थे। कुछ ही देर में वह गाड़ी एक बड़े से घर में दाखिल हुई जिसके बाहर बाबरी गार्ड खड़े हुए थे। जब अंदर गए तो वह घर किसी महल से कम नहीं था। बेहद खूबसूरत और प्यारा सा घर। ऐसा घर मैंने अपनी सारी जिंदगी में नहीं देखा था। हमें लॉन्ज में बिठाकर उस औरत ने मुलाजिमा से कहा, पहले चाय लाओ फिर खाना बनाना, और खुद अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही मैं फरहत के पास आकर बैठ गई और हैरत से बोली, तुम्हारे रिश्तेदार इतने अमीर भी हैं, तुमने कभी बताया नहीं। उसने मेरी बात पर नफी में हाथ हिलाया तो मैं बड़ी हैरान हुई कि भला अब इसका क्या मतलब। मैंने एक और कोशिश की, रिश्तेदार ही है ना तुम्हारे? लगता है काफी करीब का रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ। अब की मर्तबा फरहत ने हाथ के साथ अपना सर भी नफी में हिलाया, जिस पर मैं चूक गई। क्या मतलब रिश्तेदार नहीं है? उसने फिर नफी में गर्दन हिलाई तो मुझे कुछ होने लगा। कैसे यह औरत फिर तुम्हें अपने साथ ले आई और तुम चली भी आई? मुझे क्यों नहीं बताया? देखो एक मुसीबत से निकली है, दूसरी मुसीबत में मत डाल देना। चलो उठो, हम अभी जाएंगे यहाँ से। हैरत है, तुम जानती नहीं और उनके साथ आ गई हो। मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या ही कर दूं। मुझे फरहत से ज्यादा अपनी बेवकूफ़ी पर हैरानी हो रही थी कि कम से कम मुझे वहीं पर इससे पूछ लेना चाहिए था कि यह कौन लोग हैं, तुम्हारा क्या रिश्ता है। बस खामोशी से मैं भी गाड़ी में बैठ गई। मेरे पूरे बदन में सनसनाहट होने लगी थी और उस लम्हे पछतावा भी हो रहा था। जब मैं फरहत के साथ अस्पताल गई थी, ना वहां जाती और ना यह सब कुछ भुगतना पड़ता। मैंने तेजी से कहा, अब सुकून से बैठी हुई हो, चलो उठो चले यहाँ से। अगर नहीं जाना तब भी बता दो, तुम्हारी वजह से मुझे अपना घर तो छोड़ना पड़ ही गया है। अब मैं मजीद मुसीबत मोल नहीं लूंगी। इस बात पर वो परेशान होकर इशारों की जुबान में मुझे कुछ बताने लगी,
मगर मैं उस वक्त कुछ भी समझने की कैफियत में नहीं थी। बस यह दुआ कर रही थी कि उस औरत के वापस आने से पहले किसी न किसी तरह हम यहाँ से निकल जाए। मगर वही होता है जो लिखा जा चुका होता है। सो ऐसा ही हुआ। वो औरत वापस आ गई और मुझे भी सुकून से बैठने का कहा। मैं थूक निगल कर बैठ तो गई मगर चैन नहीं आ रहा था। यही तजस्सुस बार बार सता रहा था कि अगर यह जानती नहीं फिर क्यों आई यहाँ पर। नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं करता। जानती ही होगी। फरहत के इशारे मुझे कहाँ समझ आते हैं। मैं खुद से ही बैठी सवाल और जवाब कर रही थी जब वो औरत बड़ी नज़ाकत से बोली, क्या कोई मसला है या कोई बात परेशान कर रही है? आप चाहे तो पूछ सकती है। मैंने यह मौका गनीमत जानते हुए पूछ ही लिया, क्या आप फरहत की रिश्तेदार है? इस बात पर पहले तो उसने मुझे चौंक कर देखा। उसके बाद हंसते हुए बोली, आपको फरहत ने कहा है मैं इसकी रिश्तेदार हूँ? मैंने नफ़ी में सर हिलाया और कहा, नहीं। वो आपने हमारी मदद की है तो साफ जाहिर है आप इसे जानती ही होंगी। वो औरत अब भी मुस्कुरा रही थी। नहीं, मैं नहीं जानती, ना फरहत को ना ही आपको। उसने तहम्मुल से अपनी बात मुकम्मल की तो मैं चुपके चुप रह गई। कुछ लम्हों बाद दोबारा हिम्मत करके पूछा, फिर आपने हमारी मदद क्यों की? मेरा मतलब है ऐसे कोई नहीं करता। मोहल्ले वाले तो हमारे खून के प्यासे हो रहे थे। वो औरत नरमी से बोली, जी मैं जानती हूँ और यह मामला मेरे लिए नया नहीं था। मैं रोज ऐसे बहुत से मामलात देखती हूँ। दरअसल मेरा ताल्लुक एक एनजीओ से है। हम ख्वातीन की मदद करते हैं। मैं अपने शौहर के साथ जा रही थी। मुझे सूरते हाल देखकर अंदाजा हो गया था यहाँ कुछ हुआ है। यह तो अच्छा था कि मामले की संगीन का मैंने फरहत से ही पूछा था। मुझे इशारों की जुबान भी आती है तो आसानी से इसकी बात समझ ली। साथ सबको बावर करवा दिया कि वह अकेली नहीं है। मैं उस औरत की झानत पर दंग रह गई। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी मदद की। वो सचमुच बहुत माहौल खराब कर रहे थे। उसने इस बात में सर हिला दिया। मैं उसे फरहत के मुतालिक बताना चाहती थी मगर कैसे बताती, उस वक्त फरहत वहीं पर बैठी हुई थी और यूं बात करना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था। उसे एक फोन आ गया जिसे सुनने से पहले वो औरत नरमी से बोली, आप परेशान ना हो, आप यहाँ पर महफूज है। मुझे फरहत की कहानी जाननी है सो आप कुछ दिन हमारी एनजीओ में रह सकती है। यह साथ ही अलग से मेहमानों के लिए एक पोर्शन बनाया हुआ है। मुलाजिम आपको वहां ले जाएगा। मुझे अभी जरूरी काम से बाहर जाना है सो शाम में हमारी मुलाकात होगी इंशा अल्लाह। यह कहकर वह चली गई जबकि मेरे शौहर जा रहे थे। हमें वहां नहीं रहना चाहिए मगर मैंने उन्हें चुप करवा दिया कि हम जाएंगे भी कहाँ। पर वो एक सोशल खातून है, उसके बहुत सारे कांटेक्ट होंगे तो अगर हम उससे मदद मांगेंगे तो अच्छा सा किराए का घर भी हमें वो दिलवा सकती है। खैर हम सब एनजीओ में आ गए। एक कमरा मैंने फरहत को दे दिया और दूसरे कमरे में हम सब घर वाले रुक गए। इतना कुछ हो गया था लेकिन अभी तक इस मामले पर से पर्दा नहीं उठा था कि फरहत के बच्चे का बाप कौन है। वो बेचारी तो अब तक अपने बाप के गम में ही हलकान थी। फिर अचानक से उसके साथ यह सब कुछ हो गया। खुद सही से पूछने का मौका ही कहाँ मिला था। तकरीबन शाम में हम बाहर आए तो फरहत पहले से लॉन में बेंच पर बैठी हुई थी। वो चेहरे से बहुत ज्यादा उदास लग रही थी और उसके पास जाकर मैं बैठ गई और उसकी माँ के मुतालिक पूछा कि वो कब फौत हुई। मगर वह फौतगी की बजाय और ही तरह के इशारे कर रही थी। क्या मतलब जिंदा है तुम्हारी माँ? मैंने तुक्का लगाते हुए पूछा तो वह हंसबात में सर हिलाकर रह गई। फिर कहा है, वो तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? कहीं तुम्हारे बाप ने तुम्हारी माँ को छोड़ तो नहीं दिया? वैसे भी वह तुम्हारे बाप के मरने पर भी नहीं आई थी। मेरे सवालात पर वो चुप रही। मैंने एक दो मर्तबा पूछा मगर उसकी चुप नहीं टूटी तो मैं भी इधर उधर की बातें करने लगी। मैं जानती थी अपने जख्म यूं दूसरों के सामने खोल कर रखना सभी के लिए एक तकलीफदेह अमल था। लेकिन वह लड़की बेजुबान थी तभी उसके साथ इतना कुछ हो गया था।
कभी दिल में ख्याल आता उसकी शादी अपने शौहर से करवा देती हूँ, नेकी ही होगी। लेकिन अगले पल खुद को मलामत कर रही होती कि ऐसा कैसे सोच सकती हूँ मैं? क्या इस सारी दुनिया की नेकियां करने का ठेका मैंने ही उठा रखा है? अच्छा, कुछ देर पहले एक नेकी करने का अंजाम भुगत लिया ना। घर से बेघर हो गई। मैं वहां एक कोने में बैठी अपने आप के साथ ही जंग में मशरूफ थी। मुझे पता ही नहीं चला जब वो खातून आहिस्तगी से मेरे पास आकर बैठ गई और बातें करने लगी। मैं भी उसे छोटे छोटे सवालों के जवाब देने लगी। जानती है, आप जैसे ही ख्वातीन हैं जिनकी वजह से यह दुनिया एक रहने के काबिल जगह बनी हुई है। अगर आप फरहत की मदद ना करती तो कौन करता? वो मेरी तारीफ कर रही थी, जिस पर मुझे खामखा शर्मिंदगी हो रही थी। तभी मैंने उसे फरहत के हमला होने वाली बात बताई, तो वह सोचते हुए बोली, हाँ मैं जानती हूँ। वहाँ सड़क पर बताया था इस बच्ची ने कि वो हामला है और सब उस पर बदकारी का इल्जाम लगाकर निकाल रहे हैं। तो आप बताइए, क्या आप जानती है इसके साथ यह सब कुछ किसने किया है, ताकि हम जल्द से जल्द इसके मुजरिम तक पहुंच सकें? मैंने नफी में सर हिलाकर कहा, यही तो बात है। अभी तक इसके मुजरिम का कुछ पता नहीं चल पाया। मुझे इशारों की जुबान समझ में नहीं आती और फरहत को इशारों के अलावा बात करनी नहीं आती। जिस रोज मुझे यह सब पता चला था तभी इसके वालिद की वफात हुई थी। मैं जब भी यह सवाल पूछती थी वह रोने लग जाती थी, सो मैंने ज्यादा जोर नहीं दिया। आप क्योंकि इसकी बात को अच्छे से समझ लेती है, तो मैं चाहती हूँ कि आप ही इससे यह बात पूछें। उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और कहा, आप जानती है कि आप एक अजीम औरत है। आपने एक लड़की की मदद की खातिर अपना घर बार छोड़ा, कितना कुछ बर्दाश्त किया। आप जैसी औरतों की वजह से ही ना जाने कितने लोग पुरसुकून हैं। अगर आप चाहें तो हमारी एनजीओ ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि मुझे आपके अंदर काम करने का पोटेंशियल दिखाई दे रहा है। उस खातून ने बड़े प्यारे लहजे में यह बात की थी, जिससे मेरे अंदर एतमाद एकदम से बढ़ गया। मगर मैंने कोई भी फैसला करने से पहले कह दिया, अपने शौहर से पूछकर बताऊंगी। उन्होंने भी ज्यादा इसरार नहीं किया, क्योंकि हमारे मुआशरे में कोई भी काम शौहरों की इजाजत के बगैर नहीं होता। अच्छा चले, करती हूँ मैं बात फरहत से। इंशा अल्लाह हम इस मसले का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे और आप परेशान ना हो। यहाँ जितने दिन चाहे रह सकती है। जब हालात ठीक होंगे तो फिर आप जहाँ जाना चाहे जा सकती है। यह कहकर वह वहाँ से चली गई। अभी कुछ दिन पहले ही मेरे शौहर की नौकरी छूटी थी। मैं काफी परेशान थी, लेकिन मैं अल्लाह से ना उम्मीद नहीं होती। मुझे यकीन था एक राह बंद हुई है तो रब और नई राहें खोल देगा। फिर अचानक ही फरहत का मामला बिगड़ गया। लेकिन वह कहते हैं, ना जो होता है अच्छे के लिए होता है। कभी मैंने सोचा था कि मैं भी एक एनजीओ में काम करूंगी। यह सोच सचकर मुझे अंदर ही अंदर बेहद खुशी होने लगती है और मैं जल्दी से अपने शौहर की तरफ चल पड़ी ताकि उन्हें बता सकूं। मुझे यकीन था कि वो मुझे मना तो नहीं करेंगे नहीं, मगर फिर भी पूछना तो था ही। तकरीबन एक दिन बाद उस औरत ने मुझे और फरहत दोनों को ड्राइंग रूम में बुला लिया। हम वहां गए तो उसने बड़े सादा लहजे में बात शुरू की और फरहत से पूछा कि बेटा, जब तक तुम अपनी कहानी हमें नहीं बताओगी हम कुछ भी नहीं कर सकते। यह किसने किया तुम्हारे साथ? खुल कर बताओ, देखना हम उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर करेंगे। फरहत खामोश रही। उस औरत ने जोर दिया तो वह नफी में जोर जोर से अपना सर हिलाने लगी। फरहत, समझो बात को, देखो वो जो कुछ भी पूछ रही है तुम उन्हें बताओ, मैंने संजीदगी से कहा। मगर वह कोई जवाब देने की बजाय वहां से उठकर चली गई। उसके जाते ही मेरे दिल में अजीबोगरीब ख्यालात और शुको-शुबहात सर उठाने लगे। क्या इस सब में फरहत भी शामिल थी? यह उस पर जुल्म हुआ है, क्योंकि अगर उस पर जुल्म हुआ था तो वह अपने गुनहगार का नाम हरगिज नहीं छुपाती। फिर वो ऐसे क्यों कर रही थी? मैं अपने ख्यालों में गुम थी जब उस औरत ने मेरा कंधा हल्के से थपथपाया और कहा, परेशान नहीं हो, इन मामलात में लड़कियां यूं ही डर जाया करती है। कुछ दिनों तक मुझे यकीन है फरहत अपने मुजरिम का नाम न सिर्फ बताएगी बल्कि उसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई करने में भी हमारी मदद जरूर करेगी।
बस हमें तब तक सब्र और तहम्मुल से काम लेना है जब तक वह खुद नहीं बताती। अगर हम उस पर जोर देंगे तो हो सकता है वह हमारे साथ झूठ भी बोल दे। मैंने उसकी बात पर असबात में सर हिला दिया। मैं वहां से जाने लगी तो उस औरत ने मुझे रोक लिया और कहा, आपने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। कल एक बात पूछी थी मैंने आपसे, मैं वहीं रुक गई मगर अभी तक खामोश थी। देखिए, अगर आपके शौहर को कोई एतराज है तो मैं आपको यकीन दहानी करा दूंगी। हमारी एनजीओ बाकी एनजीओ की तरह काम नहीं करती। हम पुरअमन और पुरसुकून तरीके से काम करते हैं। अगर आप चाहें तो हम आपको अपना काम दिखा भी सकते हैं। मसला अपने एनजीओ में ख्वातीन को शामिल करना नहीं है, बल्कि हमारा अहम तकाजा ही यही है कि उम्र जितनी भी हो मगर उसमें कुछ कर गुजरने की ताकत और बर्दाश्त करने की काबिलियत हो। और आप में तो माशा अल्लाह दोनों मादे ही मौजूद है। तो बताए, क्या आप हमारा साथ देंगी? मैंने धीरे से बस असबात में सर हिला दिया। कुदरत इतना बड़ा मौका दे रही थी तो मैं उसे क्यों ठोकर मारती। मेरे हाँ कहने पर वो औरत बेहद खुश हुई और कहा, तो ठीक है, आपका इब्तिदाई केस फरहत है। यहीं से शुरुआत करते हैं आपके नए सफ़र की। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। लेकिन मैंने शय का बिल्कुल भी इजहार नहीं किया था। उसके बाद 2-3 दिन हम इंतजार करते रहे कि फरहत हमें खुद कुछ बताएगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसने तो अपना मुंह गोया सिलाइयों से ही सी रखा था। वो कुछ भी नहीं बोलती थी। कोई बात कर लो तो जवाब देती थी, वरना खामोशी से एक तरफ बैठी रहती थी। एक रोज मैं अपने कमरे में बैठी थी जब वह भी चलती हुई मेरे पास आई और रोने लगी। मैंने हैरत से पूछा, क्या बात है फरहत, क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कुछ चाहिए या किसी ने तुम्हें परेशान किया है? उसने नफ़ी में सर हिलाया और दवाइयों की तरफ इशारा करने लगी, जिससे मैं समझ गई वो क्या कहना चाह रही है। क्या तुम्हें दवाइयाँ खानी है? इस बच्चे को मारना चाहती हो तुम? मैंने संजीदगी से पूछा तो वो उस बात में सर हिलाकर रह गई। इस बात पर मैंने गहरा सांस लिया और कहा, क्या तुम जानती हो तुम्हारी ऐसी हालत नहीं है कि इस बच्चे को जाया कर सको? वो खामोश रही। मैंने फिर कहा, देखो फरहत, अब बहुत देर हो चुकी है। यह फैसला जल्दी लेना होता है। लेकिन जब इस बात का इल्म हुआ देर तो तभी हो चुकी थी। अब अगर हमने ऐसी वैसी कोई भी कोशिश की तो तुम्हारी जान जा सकती है। समझ रही हो ना मेरी बात को? मगर वो रोने लगी। मुझे उसके आंसू देखकर अपने दिल में तकलीफ महसूस हुई। कैसी बेसहारा थी ना, कोई रिश्तेदार ना ही कोई जानने वाला। क्या तुम अपने घर जा सकती हो? मैंने जल्दी से पूछा तो वह चुप रही। क्या तुम बचपन से गूंगी थी? मैंने नया सवाल पूछा तो उसने नफ़ी में सर हिला दिया। यानी इसका मतलब था कि बाद में हुई थी गूंगी। मगर कैसे? इस सवाल का जवाब तो वो खातून ही उससे बेहतर ले सकती थी। मैंने उन खातून जिनका नाम सुरैया था उससे भी यह बात की थी, तो उन्होंने भी वही कहा जो मैंने कहा था। फिक्र नहीं करें आप, इस बच्चे का भी कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। हमारे पास कुछ जोड़े ऐसे हैं जो बेऔलाद है और औलाद के लिए तड़प रहे हैं, सो उनसे राब्ते के बाद वह बच्चा उन्हें दे देंगे। फरहत अभी मासूम है, इसे इस दुनिया के लिए हमें ही तैयार करना होगा और आप इसमें मेरी मदद करेंगी। सुरैया ने मेरी जानिब देखा तो मैंने फौरन ही हामी भर ली। काफी दिन हो गए थे, हम उनके घर की एनजीओ में ही रह रहे थे, सो मैंने उनसे बात की कि हमें कोई भी किराए का छोटा मोटा घर ढूंढ दें। हम यहाँ ज्यादा देर आपके घर नहीं रह सकते। उन्होंने इसरार तो बहुत किया कि कोई बात नहीं, आप चाहें तो जब तक रहें, मगर मुझे ही यह बात मुनासिब नहीं लगती थी। सो जल्दी उन्होंने अपने तवज्जो से हम एक छोटा मगर खूबसूरत सा घर किराए पर ले दिया। लेकिन फरहत को उन्होंने अपने साथ ही रख लिया। फरहत वहाँ रहने के लिए मान गई तो मुझे भला क्या एतराज हो सकता था। एक रोज मैं एनजीओ गई तो वहाँ एक लड़का बेहद परेशान बैठा हुआ था। वो मुसलसल सुरैया से कोई बात पूछ रहा था, जिसका वह बार बार नफ़ी में ही जवाब दे रही थी। क्या बात है? मैंने करीब खड़ी साथी औरत से पूछा। वो कंधे उचक कर बोली, यह कौन सी नई बात है?
हर महीने यहाँ आ जाता है। क्यों, आखिर कोई तो मसला होगा ना जो वो यहाँ आ जाता है। मुझे बताए क्या बात है, मैंने फिर पूछा। तो वह औरत सोचते हुए बोली, पता नहीं, अब तो मुझे भी सही तरह याद नहीं। इस लड़के की बीवी गुम हो गई है। शायद बचपन का निकाह था और वह लड़की गुम गई है। अब भला गुमी हुई लड़कियां भी कभी मिलती है? हमने अपने तौर पर बहुत कोशिश की थी मगर चारों नाचार रहा। हमें इसकी बीवी नहीं मिली तो वह हर हफ्ते अपनी बीवी के मुताल्लिक कोई ना कोई मालूमात लेने यहाँ पहुँच ही जाता है। मुझे यह बात सुनकर बहुत दुख हुआ। क्या कोई भी इशारा नहीं मिला कि वह लड़की कहाँ जा सकती है? उस औरत ने नफी में सर हिला दिया और कहा कि वह खुद भागती या उसे भगाया जाता। उस लड़की को तो उसके माँ बाप ने खुद बेचा था। मेरी दबी दबी चीख निकली। क्या मतलब? माँ बाप ने खुद बेचा था? आज के दौर में भी होता है क्या ऐसे? मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मगर वह औरत काफी पुरसुकून लग रही थी क्योंकि उनके लिए यह बात नई नहीं थी। वो एक दिन के ऐसे ना जाने कितने केस देखती थीं। सुराया उस लड़के से बात करके वहां से चली गई तो मैं हमदर्दी के जरिए उसके पास जाकर बैठ गई और कहा, मुझे बताओ पूरी बात। हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं। मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। हो सकता है आप नहीं हैं। यहाँ मौजूद सीनियर ख्वातीन कुछ नहीं कर पा रही तो आप क्या कर सकती हैं भला? वो तीखे लहजे में बोला। तो मैं खामोश हो गई क्योंकि वह बिल्कुल ठीक कह रहा था। ना तो मेरे इतने राब्ते थे, ना ही मेरे पास इतने जराए थे कि मैं इतने लोगों की नाकाम कोशिश के बावजूद उस लड़के की बीवी को ढूंढ सकूं। मैं वहां से जाने लगी तो वह लड़का सरगोशी के अंदाज में बोला, अगर मुझे मेरी बीवी नहीं मिली तो मेरे वालिदैन मेरी दूसरी शादी कर देंगे, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करना चाहता। तुम कहाँ चली गई हो जश? मुझे उस लड़के पर बहुत तरस आया, लेकिन आखिर में उसकी क्या ही मदद कर सकती थी। देखो बच्चे, मैं ज्यादा लोगों को नहीं जानती। मेरे पास इतने ज्यादा इख्तियारात भी नहीं है। मैं एक आम सी घरेलू औरत थी जो एक हादसे के बायस यहाँ काम करने लगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अगर तो तुम मुझे अपनी कहानी बता दो तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी जैसे तैसे भी तुम्हारी मदद कर सकूं। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर बेटा तुम्हारे अपने नसीब है। मैं इनमें कुछ भी नहीं कर सकती। अगर एक दफा यकीन करके तो देखो। अभी हम दोनों बात कर ही रहे थे जब सुरैया वहां आ गई। हम दोनों को बात करते हुए सुन लिया, जिस पर नरमी से बोली, यह ठीक कह रही है जमशेद। मदद तो जितनों के लिए जा सके उतना ही अच्छा होता है। अभी तो एनजीओ के बंद होने का टाइम हो चुका है। तो तुम इस तरह करो, मेरे घर आ जाओ और आप भी मेरे साथ ही मेरे घर चले। वहां हमें छोटी सी मीटिंग करते हैं। मैं आपको पूरी सिचुएशन बता देती हूँ क्योंकि हमारे पास और भी बहुत सारे केस पड़े हैं और आप इस केस को अपने तौर पर हैंडल कर लेती। बाकी जो कुछ भी आपको चाहिए होगा वो हम मुयस्सर करेंगे। पहली बात सुरैया ने जमशेद से की और दूसरी बात मुझे मुखातिब करते हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई क्योंकि वह आम औरतों की तरह बुग्ज नहीं रखती थीं। उन्होंने बड़े अंदाज में सारा मामला संभाल लिया था। तब तक एनजीओ भी बंद हो चुकी थी, जिसके बाद जमशेद अपनी गाड़ी में और मैं सुरैया की गाड़ी में उनके घर आ गई। वो हमें सीधा ड्राइंग रूम में ले गई और वहां जाकर मुझे जमशेद के केस की ब्रीफिंग देने लगी कि इसका बचपन में ही अपनी ताया जात के साथ निकाह हो चुका था। वह पठान है और पठानों में ऐसा बहुत आम है कि पठान यहाँ के पंजाबियों को अपनी बेटियां बेच देते हैं, लेकिन उनके खानदान में ऐसी वैसी कोई रस्म नहीं थी। जर्श के घर के हालात एकदम से ही बिगड़ गए। वहां के किसी सरदार ने उनकी जमीनों पर कब्जा वगैरह कर लिया और कहा कि इतनी रकम मुझे दोगे तो आप लोगों की जायदाद छोड़ूंगा। यह बेचारे हर तरह से कोशिश करते रहे मगर कुछ भी नहीं हो सका। इन सबके घर का सारा दारोमदार उसी जमीन पर था जो उस सरदार ने अपने कब्जे में ले रखी थी। तभी किसी तरह से जर्श के वालिद ने छुपकर उसे एक पंजाबी को बेच दिया और इस बात की भिनक किसी को भी नहीं होने दी। सबको एक ही बात कही कि वह किसी रिश्तेदार के घर गई है।
जिस रिश्तेदार का नाम उन्होंने बताया था, जमशेद की उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने लाइल्मी का इजहार किया कि हमें तो जश की कोई खबर नहीं है, ना ही लाला ने उसे हमारे यहाँ छोड़ा है। यह खबर फैलते ही पूरे खानदान में एक कोहराम मच गया, जबकि दूसरी जानिब जश का बाप चुप था। वह किसी के भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। सूरते हाल जब बिगड़ने लगी और जमशेद के घर वालों ने उनकी छोटी बेटी को उठाने की धमकी दी, तो उसके बाप ने बताया वो कुछ लाख में अपनी बच्ची को बेचकर जमीन वापस हासिल कर चुका है। क्योंकि यह पठान थे, इनका गैरत का मामला भी था और जमशेद की जानिब से मोहब्बत का भी। उन्होंने अपने तौर पर उस पंजाबी की खोज लगाने की बहुत कोशिश की, मगर जो पता उसने बताया था वो भी झूठा था। वह जश को लेकर लोगों के समंदर में एकदम से गायब हो गया था। पुलिस की मदद ली गई तो पता चला जश का अभी तक शनाख्ती कार्ड भी नहीं बना, वरना उससे ही कोई मदद हो जाती। फिर यह जमशेद हमारे पास आया। हमने भी अपने तौर पर बहुत कोशिश की मगर कुछ भी हाथ नहीं लगा। एक वो केस होता है जिसका सारा डाटा मौजूद होता है, तो बंदे का पीछा करना बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं होता, मगर जिस केस में कोई डाटा ही ना हो, पेपर वर्क के बगैर सारा कामकाज किया गया हो, उसमें हम क्या ही मदद कर सकते हैं। सुरैया बोलकर चुप हुई। जमशेद भी अपनी जगह खामोश था। सांप तो मुझे भी सूंघ गया था, क्योंकि मैं जितनी पुरएतमाद बन रही थी, मेरा सारा एतमाद उड़नछू हो गया था। वह इतने असरो रसूख वाले लोग थे, मगर जब वह कुछ नहीं कर सके तो क्या ही कर सकती थी। अब बताए क्या आप यह केस हल कर सकती है? सुरैया ने मुझसे पूछा। इससे पहले मैं जवाब देती, मुझे किसी शय के गिरने का शोर सुनाई दिया। हम तीनों ने मुड़कर देखा तो ड्राइंग रूम के दरवाजे के बाहर फरहत बेहोश पड़ी हुई थी। हम तीनों उसके पास गए और जब सीधा किया तो जमशेद फौरन से बोला, जश यही तो जश है। जश उठो, तुम ठीक तो हो ना? वो दीवानों की मानिद उसे उठाने की कोशिश कर रहा था, जबकि सुरैया और मैं पीछे खड़ी हैरत से यह सारा मंजर देख रही थीं। क्या वो जश थी? मेरे दिल ने पूछा तो दिमाग ने उसे फौरन ही झटक दिया। नहीं, वो जश नहीं थी, वो तो फरहत थी। हो सकता है जमशेद हमारे साथ झूठ बोल रहा हो। मैंने सुरैया को देखा तो उन्होंने चुप रहने का इशारा किया कि देखो एक दफा कुछ भी ना बोलना। मैं भी चुप कर गई, मगर जमशेद की हालत तो बुरी हो रही थी। उसके चेहरे पर पसीनावाज देखा जा सकता था। वह बार बार उसके गाल पर थपकी देते हुए एक ही नाम पुकार रहा था, जश देखो आज मैं मन्नत मानकर आया था कि काश तुम मुझे मिल जाओ, और कितनी जल्दी मेरी मन्नत पूरी हो गई। उठो जश। वो पागल हो रहा था। सुरैया ने नरमी से उसे पीछे हटाया और सहारा देकर फरहत को सोफे पर लिटाने के बाद डॉक्टर को बुलवाया, तो उसने बताया कि बच्ची का ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। ऐसी हालत में यह नॉर्मल है। डॉक्टर के जाने के बाद जमशेद दीवानों किसी कैफियत में बोला, ऐसी हालत मतलब क्या यह हामला है? उसके पूछने की जरूरत नहीं थी। फरहत का बड़ा हुआ पेट खुद यह सब कुछ बता रहा था। यह कहाँ मिली आपको? मैंने उसे बताया कि यह जश नहीं फरहत है। तो वह मजबूत लहजे में बोला, क्या कोई अपनी बीवी को पहचानने में भी गलती कर सकता है? जब वो होश में आई तो जमशेद के गले से लगकर जारुकता रोने लगी। वो उससे बात कर रहा था, मगर वो मुसलसल रोए चली जा रही थी। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? बताओ इन सबको, तुम ही मेरी जश हो। जमशेद ने सख्ती से कहा। तो मैंने उसे बताया कि वह बोल नहीं सकती, गूंगी है। यह जमशेद के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। वह जल्दी से बोला, नहीं नहीं, यह बोल सकती है, गूंगी नहीं है। जिस पर फरहत ने इशारों से बताया कि वही जश है। और जब उसे बेच दिया गया तो वह शख्स जिसे सब उसका बाप समझते थे यहाँ ले आया, और किसी को भी नहीं बताया कि वह मुझे खरीद कर लाया है। सभी को अपनी बेटी बताता रहा, और यह बच्चा भी किसी और का नहीं बल्कि उसी का है। मैं बहुत रोती थी, चीखती थी, उसे खुद के करीब आने नहीं देती थी, तो उसने मेरी जुबान जला दी, जिसके बाद मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकती। जिस रोज वह मरा था उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन एक दुख का पहाड़ मुझ पर टूट पड़ा कि मैं हामला हूँ। वह इशारे करती जा रही थी।
और सुरैया उसके इशारों का मतलब बता रही थी। यह पूरी बात सुनने के बाद एक लम्हे की ताखीर के बगैर जमशेद जल्दी से बोला, जो हुआ है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो, मुझे गूंगी गहरी जैसी भी हो कबूल हो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। जुबान जली है ना, काटी तो नहीं? हम इसका भी इलाज करवाएंगे। मुझे दादाजी ने मेरे हिस्से की जमीन दे दी है, तो मैं सारा पैसा तुम पर लगा दूंगा। बस तुम मेरे साथ चलो, यह बच्चा भी हम छुपा देंगे। मैं वादा करता हूँ यह राज किसी को नहीं बताऊंगा। वो दीवानगी के आलम में रो रहा था, साथ ही जश को भी गले से लगाए हुए था। यह सब देखकर हमें भी बहुत रोना आ रहा था। वो कहानी जो हमारे एक छोटे से मोहल्ले से शुरू हुई थी, उसने एक लड़की को अपनी मंजिल तक पहुंचा दिया था। इस सब में किसी की कमाल नहीं थी सिवाय जमशेद के, जिसने एक भी सवाल नहीं किया और अपनी बीवी को बाइज्जत तरीके से कबूल किया था।